हेलो दोस्तों। आज मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस ऑन एनी ऑब्लिक प्लेन, जबकि शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो। मीन बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की कंडीशन में एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे स्ट्रेसेस लग रही होंगी, लेकिन ये खाली नॉर्मल स्ट्रेसेस नहीं होंगी, इसके साथ साथ इन प्लेन्स पे शियर स्ट्रेसेस भी करस्पॉन्डिंग लग रहे होंगे। तो अगर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक साइन कन्वेंशन जरूर बताना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि जो भी मैं प्रूफ कर रहा हूँ इसी साइन कन्वेंशन को लेके किया गया है। और ये साइन कन्वेंशन हमको याद रहना जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में किसी भी डायरेक्शन में लगने वाली स्ट्रेसेस हमको दी जा सकती हैं और उसके बेसिस पे हमको रिजल्ट्स निकालने होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग ब्लाइंडली फॉर्मूला तो रट लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि किस साइन कन्वेंशन के थ्रू, किस बेसिस के थ्रू, या हमारा मेन बेस क्या था उस रिजल्ट को डिराइव करने का, या उस रिजल्ट को अचीव करने का मेरा मेन बेस क्या था, कि स्ट्रेसेस की डायरेक्शंस हमने क्या एज्यूम की थी और उसके बेसिस पे हमने क्या रिजल्ट पाया। तो साइन कन्वेंशन हमारा बेसिकली हमें इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर बार जिस फॉर्मेट में हमने फॉर्मूला डिराइव किया, हर बार उस फॉर्मेट में ही न्यूमेरिकल नहीं मिलता है, चीजें रिवर्स भी हो जाती हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने साइन कन्वेंशन जो लिया है कि कोई सा भी नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेस चाहे वो एक्स डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेस हो, चाहे वो वाई डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेस हो, दोनों टेंसाइल इन नेचर हमने कंसीडर किए हैं, जबकि न्यूमेरिकल को डिराइव कर रहे थे टेंसाइल, और इसको हमने कंसीडर किया है पॉजिटिव। अगर बात करें हम शियर स्ट्रेस की, तो शियर स्ट्रेस को हमने इस पूरे एनालिसिस के दौरान कंसीडर किया है निगेटिव। चाहे वो टाउ एक्स वाई की बात कर रहे हो, चाहे वो टाउ एक्स वाई की किसी भी फेज पे बात कर रहे हैं, अगर ये बना रहे हैं क्लॉकवाइज सीरीज या क्लॉकवाइज इनका इफेक्ट है, तो हमने इसको कंसीडर किया है पॉजिटिव। थर्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि ऑब्लिक प्लेन का जो एंगल है, ऑब्लिक प्लेन का जो एंगल हमने कंसीडर किया है, दैट इज थीटा, इसको हमने मेजर किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसको हमने कंसीडर किया है पॉजिटिव। तो जो भी हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री फॉर्मूलाज हैं। अगर इनमें कुछ भी रिवर्स हो जाता है, लेट सपोज कि सिग्मा एक्स हमको दिया हुआ है कि कंप्रेसिव इन नेचर है, तो हम सिग्मा एक्स को माइनस सिग्मा एक्स से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमने टेंसाइल को पॉजिटिव लिया है। तो इसी तरह कंप्रेसिव क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा एक्स। अगर टाउ एक्स वाई क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज सेंस दे रहा है, तो जो भी मेरा फॉर्मूला आया है उस जगह पे मैं टाउ एक्स वाई की वैल्यू अगर एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, तो वहां पे माइनस टाउ एक्स वाई से रिप्लेस कर दूंगा, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरा सही आएगा। इसी तरह हमने थीटा ऑब्लिक प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी ऑब्लिक प्लेन का एंगल जो थीटा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाई एक्सिस से कंसीडर किया है पॉजिटिव। अगर अपने न्यूमेरिकल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया होगा वाई एक्सिस से, तो उसी के करस्पॉन्डिंग हम उसके निगेटिव वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज को क्लियर करना चाहूंगा, कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जो भी क्वांटिटीज हैं वो बेसिकली दो फॉर्म में सेग्रीगेटेड है, इधर इट विल बी द स्केलर क्वांटिटी और इट विल बी द वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन स्ट्रेस के साथ बेटा ऐसा नहीं है। स्ट्रेस इज ट्रीटेड एज टेंसर क्वांटिटी जब हम बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट। विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट का मतलब क्या है, कि एक पॉइंट से नंबर ऑफ प्लेन्स निकल सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्लेन्स निकल रहे हैं बेटा, तो हमको किस प्लेन में वैल्यूज शियर स्ट्रेस की और नॉर्मल स्ट्रेस की कैलकुलेट करनी है, उसके लिए एक थीटा की जरूरत पड़ेगी। और थीटा खुद से क्या मुझे बता रहा है, एक डायरेक्शन बता रहा है। और दूसरा डायरेक्शन हमें फोर्स के थ्रू मिल रहा होगा, कि फोर्स टेंसाइल कैरेक्टरिस्टिक का लग रहा है या कंप्रेसिव नेचर का लग रहा है। तो एक डायरेक्शन हमको ये पता चल गई और एक डायरेक्शन हमको ये पता चल गई, तब मैं किसी भी प्लेन पे विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट, किसी पॉइंट से गुजरने वाले किसी भी प्लेन पे अगर मुझे स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, तो मुझे दो चीजें चाहिए होंगी। फोर्स का डायरेक्शन हमको चाहिए होगा और थीटा का डायरेक्शन चाहिए होगा। तो दो या अलग अलग डायरेक्शन हमको चाहिए होंगी। इसकी हेल्प से ही हम दोनों वैल्यूज को, स्ट्रेस की वैल्यूज को किसी एक पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अब साहब आपने नई बात बता दी कि एक टेंसर क्वांटिटी होती है, ये तो हमने सुनी नहीं थी।
तो बेटा टेंसर क्वांटिटी ही बेसिस है स्केलर और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हमने बोला कि साहब एक क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ टेंसर क्वांटिटी होता है फर्स्ट जीरो ऑर्डर टेंसर, फिर हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, और इसके बाद हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर टेंसर। सेकंड ऑर्डर टेंसर। तो जीरो ऑर्डर टेंसर क्या होता है साहब? कि जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें खाली मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शंस कोई सा भी नहीं चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं मास, तो मास का आप खाली मैग्नीट्यूड बताते हैं, आप डायरेक्शन नहीं बताते हैं कि किस डायरेक्शन में मास एक्ट कर रहा है। तो इस टाइप की क्वांटिटीज को हम बोलते हैं नॉर्मली स्केलर क्वांटिटीज। जब हमको किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को एक मैग्नीट्यूड बताना पड़ जाए और साथ ही साथ एक डायरेक्शन बतानी पड़ जाए, तो हम इस टाइप के क्वांटिटीज को बाइफरकेट करते हैं एज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जब बेटा इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको दो डायरेक्शन चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी भी पॉइंट से पास होने वाले किसी भी प्लेन पे अपने को स्ट्रेस निकालना है, तो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा ना कि साहब थीटा इक्वल्स टू 10 डिग्री की बात कर रहे हो कि 20 डिग्री की बात कर रहे हो कि 50 डिग्री की बात कर रहे हो कि 90 डिग्री की बात कर रहे हो कि 0 डिग्री की बात कर रहे हो। तो 0 डिग्री पे जाने वाले प्लेन पे स्ट्रेस निकालना है, तो फिर आप मुझे बताएंगे कि जो साहब उस प्लेन पे फोर्स लग रहा था वो कंप्रेसिव नेचर का था कि टेंसाइल नेचर का था। तो आपने एक फोर्स की भी बेटा डायरेक्शन बताई है और एक प्लेन का डायरेक्शन भी बताया है, तो हमको एक मैग्नीट्यूड और दो डायरेक्शन चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको टेंसर क्वांटिटीज चाहिए होती हैं। तो आपका तुरंत सवाल आना चाहिए कि सर आप जैसे ही बोल रहे हो कि ऑब्लिक प्लेन को डिफाइन करने के लिए हमें थीटा की डायरेक्शन चाहिए, तो क्या एरिया स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा? तो ये सबसे अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी मैं किसी एक पॉइंट की बात कर रहा हूं तो पॉइंट से नंबर ऑफ प्लेन्स पास कर रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जैसे ही मैंने प्लेन डिफाइन कर दिया कि साहब आप मुझे इस प्लेन पे बता दो, तो विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जैसे ही आप बोलते हो कि स्ट्रेस इज नथिंग बट पी बाई ए, तो अगर आप किसी ऑब्लिक प्लेन की बात कर रहे हो तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई जिसको कि रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन देने की जरूरत है। और पी खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि अपने साथ एक डायरेक्शन कंटेन किए हुए है। तो दो अलग अलग डायरेक्शंस के बेसिस पे ही हम सिग्मा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। ये चीज मैं यहाँ पे इसलिए शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, इसके लिए एक मैं डिटेल वीडियो आगे बनाऊंगा। इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि जब भी हम अभी किसी ऑब्लिक प्लेन पे स्ट्रेस निकालने के लिए कोशिश करेंगे, तो नॉर्मली अपने दिमाग में एक सवाल तुरंत उठना चाहिए कि सर आप ये फोर्स, इस स्ट्रेस को फोर्स में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं और इसके बाद रिजॉल्व क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि बेटा जैसे स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए मुझे दो अलग अलग डायरेक्शंस चाहिए, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक टास्क हो जाएगा कि मैं दो अलग अलग डायरेक्शंस के हिसाब से रिजॉल्व करूं। तो बेहतर है कि मैं उस स्ट्रेस को सबसे पहले कन्वर्ट कर लूं फोर्स में। और फोर्स में कैसे कन्वर्ट करूंगा? उस गिवन प्लेन के एरिया से मल्टीप्लाई करके। तो जैसे ही गिवन प्लेन आपने बोल दिया, तो अब एरिया क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गई। और स्केलर क्वांटिटी को जैसे ही आपने टेंसर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, वो वेक्टर में कन्वर्ट होगी, और वेक्टर को एक ही डायरेक्शन चाहिए होती है। तो हम एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करके चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि आज का अपना टॉपिक है कि बाइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की कंडीशन में हमको किसी एक ऑब्लिक प्लेन में स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि एक कोई अपने पास रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है जिसपे कि नॉर्मल डायरेक्शंस में नॉर्मल डायरेक्शंस में अपनी सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई स्ट्रेसेस लग रही हैं। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई कोई दो स्ट्रेसेस लग रही हैं। इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि साहब ये सिग्मा एक्स, एक्स की पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में सिग्मा एक्स लग रहा है और पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में सिग्मा वाई लग रहा है। और इन्हीं प्लेन्स पे दो शियर स्ट्रेसेस लग रही हैं along दिस प्लेन, क्योंकि हमको पता है कि शियर स्ट्रेस along द प्लेन, या दूसरे लैंग्वेज में बोलें तो परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर एक्ट करता है। और नॉर्मल स्ट्रेस को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है कि नॉर्मल स्ट्रेसेस आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल प्लेन
या हम दूसरी तरीके से बोलें तो पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। इसमें एक डिटेल वीडियो बना के बेटा हम लोग अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी हमारा मोटिव है कि किसी भी ऑब्लिक प्लेन में चीजों को नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो यही हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने बोला कि कुछ ऐसा अपना कंबाइंड स्टेट ऑफ स्ट्रेस की कंडीशन है जिसपे लगने वाली स्ट्रेसेस अलोंग एक्स सिग्मा एक्स लग रहा है, जो कि टेंसाइल कैरेक्टरिस्टिक का है, जिसको कि हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है। और वाई डायरेक्शन में जो लग रहा है ये भी टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, जिसको कि हमने सिग्मा वाई बोला है। यहाँ पे लगने वाली स्ट्रेसेस टाउ एक्स वाई हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना पता है, नहीं तो इसके लिए हम लोग जैसे सीरीज में आगे बढ़ेंगे हम एक एक वीडियोस बना के आपको बताते चलेंगे। तो अब आप बोलोगे कि सर टाउ एक्स वाई इधर तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, ये टाउ इसकी और इसकी डायरेक्शन ले रहा हूँ तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे और ये मिलके एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है तो इसको नेगेटिव लेंगे। तो हाँ बिल्कुल बेटा लेंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना कि कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर। तो जैसे ही आपको सवाल गिवन होगा उसके बेसिस पे हम ये सारी चीजों को कंक्लूड करेंगे। तो अब इसके बेसिस पे अपने को बेटा एक कोई सा एक नॉर्मली रैंडमली एक ऑब्लिक प्लेन कंसीडर कर लेना है, और उस ऑब्लिक प्लेन पे हमको शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये ऑब्लिक प्लेन बेटा हम कैसे लें? तो हमने बोला था कि हम लोगों को ये जो ऑब्लिक प्लेन बेटा लेना है किस डायरेक्शन में लेना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। और किस प्लेन से लेना है? तो वाई वाई एक्सिस से लेना है। तो वाई एक्सिस से हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल ले लिया है थीटा। अब इस प्लेन पे हमको शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस जो भी लग रहे होंगे उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो हमें पता है कि इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या होगी? तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। वेरी गुड। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा होगा, और पैरेलल टू दिस प्लेन एक कोई शियर स्ट्रेस लग रहा होगा, जिसको हमने ले लिया है टाउ एस। कि इस ऑब्लिक प्लेन में जो लगने वाली शियर स्ट्रेस को हम टाउ एस बोलेंगे, और नॉर्मल स्ट्रेस जो लग रहा है वो सिग्मा एन बोलेंगे। तो अब इसको हमको थोड़ा सा दूसरे डायग्राम में, क्योंकि अब इतने बड़े डायग्राम को हमको लेके सॉल्व नहीं करना है, हम चाहते हैं कि किसी एक प्लेन में पर्टिकुलर प्लेन में लेके और इन चीजों को हम इफेक्ट देख लें कि किस जगह पे क्या चीजें आ रही हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि जितने एरिया पे अपना काम हो रहा है उतने ही एरिया को मैं लेके इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं इसको ड्रॉ, नहीं तो चीजें एक जगह मैश हो जाएंगी, मैशअप हो जाएंगी, तो फिर आप कहोगे कि समझ नहीं आया। कुछ गड़बड़ कर रहा है। हम लोगों ने ये प्लेन ड्रॉ कर लिया है, और इस प्लेन पे हमको अपने स्ट्रेस जो भी स्ट्रेसेस लग रही हैं इसके डायरेक्शंस को दिखानी है। तो सबसे पहले हम जो भी हमने डायग्राम पहला ड्रॉ किया था इसमें हम सबका नॉमनक्लेचर कर देते हैं। नॉमनक्लेचर क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमको इन के एरियाज की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि टेंसर हमने बात की कि स्ट्रेस टेंसर है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके गिवन प्लेन के एरिया से, तो हमें इनका नॉमनक्लेचर कर देते हैं ए बी सी डी एंड से दिस पॉइंट इज ई। अब जैसे ही मैंने ये नॉमनक्लेचर कर दिया है तो ए बी बेटा एक मुझे प्लेन बताएगा, और मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरा इस क्रॉस सेक्शनल प्लेन का एरिया ए बी है। लाइकवाइज बीसी एक प्लेन होगा जिसका एरिया हम लोगों को कंसीडर करना है बीसी है। सीडी एक प्लेन है जिसका एरिया हम लोगों को कंसीडर करना है सीडी है, और एडी एक प्लेन है जिसका करस्पॉन्डिंग एरिया एडी है। जब भी हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगी तो जहां पे भी मैं मल्टीप्लाइड बाई बीसी लिख रहा हूँ अपन को उसके करस्पॉन्डिंग एरिया से उसको रिप्लेस कर देना है। तो हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे ये चीजों को ड्रॉ कर लिया हमने, तो जैसा हमारे ओरिजिनल डायग्राम में सिचुएशन गिवन थी उसके हिसाब से हम इसको प्लॉट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि साहब सिग्मा वाई लग रहा था, आप बोलोगे कि साहब यहाँ पे सिग्मा एक्स लग रहा था, आप बोलोगे कि साहब यहाँ पे एक कोई टाउ एक्स वाई लग रहा है,
और इसके परपेंडिकुलर प्लेन पे भी एक टाउ एक्स वाई लग रहा है जिसकी वैल्यू ये है। तो करेस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि से दिस इज द टाउ एक्स वाई, दिस इज अगेन टाउ एक्स वाई, दिस इज सिग्मा एक्स एंड दिस इज बेटार सिग्मा वाई। इन प्लेन के नाम क्या क्या है? ई, सी एंड डी। इस पे परपेंडिकुलर प्लेन में अपना कोई स्ट्रेस लग रहा है जिसको कि नॉर्मल स्ट्रेस हम लोगों ने बोला है। तो हमने बोल दिया कि परपेंडिकुलर प्लेन पे कोई एक नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है जिसकी वैल्यू है सिग्मा एन, और इसी के पैरेलल प्लेन में, इस प्लेन ईडी के पैरेलल ही एक स्ट्रेस लग रहा है जिसको कि हमने क्या बोल दिया है, टाउ एस। और ये वाला प्लेन हमारा वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो बेटा सबसे पहले हमें, मेरा टास्क क्या है कि हम इस स्ट्रेसेस को डायरेक्टली रिजॉल्व नहीं कर सकते एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। तो हमें चूंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग इन चीजों को रिजॉल्व करना है, तो हम, हमारा पहला टास्क क्या होना चाहिए कि हम इनको फोर्स में कन्वर्ट कर दें। और फोर्स में क्यों कन्वर्ट कर दें? क्योंकि ये एक टेंसर क्वांटिटी है और जैसे ही हमको रिजॉल्व करना है तो हमको एक फोर्स की वैल्यू नीडेड होगी। तो अगर बेटा ये सिग्मा एक्स किसी एक प्लेन सी डी पे, जिसका कि एरिया सी डी है, पे एक्ट कर रहा है, तो इस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे कि सर इसको क्यों नहीं आप इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हो? ये एरिया है, एरिया ऑफ सी डी। अब मैं पूछूं कि बेटा सीडी पे शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई लग रहा है, तो टोटल शियर फोर्स क्या लग रहा होगा? तो आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो? आप यहाँ पे फिर से इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो टाउ एक्स वाई इंटू सी डी विल गिव द वैल्यू ऑफ फोर्स अलोंग दिस सी डी प्लेन। मैं पूछूं कि बेटा इस स्ट्रेस को क्रिएट करने के लिए कितना फोर्स लगा होगा? तो आप बोलोगे सर कितने बच्चों वाली बात है। आप क्या करो कि इस स्ट्रेस को ना इसके ईसी एरिया से, क्योंकि प्लेन ईसी है तो इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। फिर मैं आपसे पूछूंगी बेटा ईसी पे शियर फोर्स कितना है, तो फिर बोलोगे सर कितनी बार आप बोलोगे मुझसे? एक बार तो बता दिया मैंने आपको कि आप इसके करस्पॉन्डिंग एरिया से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। अब नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा किस प्लेन पे लग रहा होगा? ईडी प्लेन पे। तो इसके ईडी प्लेन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ से ईडी डिसअपियर हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ, कभी कभी टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं। तो इसको मैं ईडी से मल्टीप्लाई बेटा कर दूं, तो सिग्मा एन इंटू ईडी अपना ये आ जाएगा, और टाउ एस चूंकि अलोंग दिस प्लेन लग रहा था, तो टाउ एस इंटू ईडी में मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे यहाँ पे टोटल फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी, सारे फोर्सेस मिल जाएंगे मुझे अलोंग एक्स और अलोंग वाई डायरेक्शन। अब अपने को इसको रिजॉल्व करना है, तो जैसा जैसा सवाल में गिवन है उसके हिसाब से हम चीजों को रिजॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। सवाल में क्या गिवन है कि किसी एक नॉर्मल, किसी एक ऑब्लिक प्लेन पे, किसी एक ऑब्लिक प्लेन थीटा पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है। तो ऑब्लिक प्लेन अपन को कंसीडर करना है, और ऑब्लिक प्लेन हमने कहां से लिया था? वाई एक्सिस से थीटा एंगल पे। तो ये रही अपनी वाई एक्सिस, और इससे थीटा एंगल पे हमने एक बढ़िया सा प्लेन ले लिया। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या कि अगर ये थीटा एक्सिस पे प्लेन है तो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन कहाँ एक्ट कर रहा होगा? तो आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो आपने बताया कि नॉर्मल स्ट्रेस किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर काम करता है, तो आप इसके परपेंडिकुलर क्यों नहीं ड्रॉ कर देते? तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेस अपनी एक्ट कर रही होगी? तो यहाँ पे जो स्ट्रेस एक्ट कर रही होगी वो सिग्मा एन, और इसके करस्पॉन्डिंग फोर्स क्या होगा इसका? सिग्मा एन इंटू ई डी। वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये टाउ एस कहाँ काम कर रहा होगा? तो फिर से कि सर क्यों बार बार आप मुझसे परेशान करते हो? आप सीधे इस थीटा प्लेन के अलोंग जो शियर फोर्स लग रहा है टाउ एस, इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज ईडी। यहाँ पे शियर स्ट्रेस लग रहा होगा। इन दो वैल्यूज को अपने को कैलकुलेट करना है, और इन दो वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए अपने पास वैल्यूज क्या क्या है? तो हमारे पास साहब अलग अलग डायरेक्शंस के फोर्सेज हैं जो कि नॉर्मल और शियर स्ट्रेसेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमने बोला कि अब देख लेते हैं जिस जिस प्लेन के अलोंग जो जो चीजें हमें पता है उसको हम डायरेक्टली पहले प्लॉट कर लेते हैं इस पे। तो यहाँ पे क्या है बेटा? सिग्मा एक्स इंटू सी डी है। यहाँ पे बेटा क्या है? टाउ एक्स वाई इंटू सी डी है। वेरी गुड। टाउ एक्स वाई इंटू सी डी है। ऊपर क्या है साहब? तो आप बोलोगे सर सिग्मा वाई इंटू ई सी है। वेरी गुड। फिर आप बोलोगे कि सर इधर भी तो लग रहा है,
तो बिल्कुल लग रहा है बेटा, टाउ एक्स वाई इंटू ई सी है। यही चार फोर्सेज लग रहे थे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई, दो अलग अलग प्लेन्स पे, तो हमने ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि इन दो प्लेन्स को हम एक्सटेंड कर देते हैं, इन दो प्लेन्स को हम एक्सटेंड कर देते हैं, जिससे कि अपन जब इसको रिजॉल्व कर रहे हो तो अपने को कोई बहुत ज्यादा खास दिक्कत ना आए। तो इस प्लेन को एक्सटेंड करना है, तो मैंने बोला कि इस लाइन को पकड़ के इसी के अलॉन्ग में एक्सटेंड कर देता हूँ, और इस लाइन को पकड़ के इसके अलॉन्ग एक्सटेंड कर देता हूँ। हम्म, इसके अलॉन्ग इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। अब अपन एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं कि कौन कौन से एंगल किस किस जगह से फॉर्म हो रहे हैं। तो ये एंगल बेटा थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और जब ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल थीटा होगा। जब ये थीटा तो अगेन दिस विल बी 90 माइनस थीटा, जब ये 90 माइनस थीटा तो ये एंगल फिर से क्या हो गया, थीटा हो गया। जब ये थीटा तो फिर से ये 90 माइनस थीटा, और जब ये 90 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल फिर से क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये अगेन 90 माइनस थीटा। तो जो जो एंगल हमने प्लॉट किए हैं वो सारे थीटा हैं, और जो बचे हुए एंगल हैं वो सारे 90 माइनस थीटा है। तो अब अपन क्या करें कि एक बार सिग्मा एन प्लेन के अलॉन्ग सबके कंपोनेंट ले लेते हैं, और एक बार सिग्मा टाउ एस प्लेन के अलॉन्ग सबके कंपोनेंट ले लेते हैं। तो बेटा जब टाउ एक्स वाई का कंपोनेंट हम अलॉन्ग दिस टाउ एस प्लेन ले रहे होंगे तो वैल्यूज क्या निकल के आएंगी। तो यहाँ पे इस चीज को हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगी वो आएगी टाउ एक्स वाई सी डी इंटू इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। इस प्लेन के अलॉन्ग हम लिख रहे होंगे, इस प्लेन के अलॉन्ग हम लिख रहे होंगे तो कौन सा कंपोनेंट चला आएगा, टाउ एक्स वाई इंटू सी डी इंटू साइन थीटा। वेरी गुड। इसी तरह इस फोर्स को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स दो अलग अलग प्लेन्स पे कहाँ आएगा, एक बार अलोंग दिस प्लेन आएगा, जब अलोंग दिस प्लेन आएगा तो इसका कंपोनेंट क्या निकल के आएगा साहब। तो आप बोलोगे कि सर इसके अलोंग जो निकल के आएगा इसकी वैल्यू आएगी सिग्मा एक्स इंटू सी डी इंटू इसका कंपोनेंट यहाँ पे जाएगा तो कॉस, तो यहाँ पे आएगा तो साइन थीटा। और जब इस प्लेन के लॉन्ग अपन इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा सिग्मा एक्स इंटू सी डी इंटू इसका कंपोनेंट यहाँ पे कॉस थीटा। इसी तरह सिग्मा वाई को भी दोनों जगह रिजॉल्व करना है, तो एक बार टाउ एस के लॉन्ग और एक बार इस सिग्मा एन प्लेन के लॉन्ग। तो टाउ एस प्लेन के लॉन्ग अगर हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या निकल के चली आएगी, दैट विल बी सिग्मा वाई इंटू ई सी इंटू component on this plane will be cos theta। और जब हम इसको इस प्लेन के अलोंग रिजॉल्व कर रहे होंगे तो ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, सिग्मा वाई इंटू ई सी इंटू साइन थीटा। वेरी गुड, यहाँ तक हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया। अब इसके बाद एक फोर्स और बचा टाउ एक्स वाई, इसको भी रिजॉल्व कर देते हैं साहब, इसको क्यों छोड़ेंगे, ये तो गुस्सा हो जाएगा। तो हमको ये पता है कि ये एंगल थीटा था, तो फिर से ये वाला एंगल बेटा थीटा आना है, और ये वाला एंगल फिर से थीटा आना है। तो अब टाउ एक्स वाई को अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, टाउ एक्स वाई को मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ तो अलोंग दिस प्लेन रिजॉल्व करूंगा, तो अलोंग दिस प्लेन रिजॉल्व करूंगा तो दिस विल गिव टाउ एक्स वाई इंटू ई सी इंटू कॉस थीटा। और इस वाले प्लेन के अलोंग करूंगा तो इट विल गिव टाउ एक्स वाई इंटू ई सी इंटू साइन थीटा। इतनी चीजें हमको मिल गई। अब अपने को कुछ नहीं करना है, इन नॉर्मल प्लेन और शियर प्लेन के अलोंग जो भी फोर्सेस अपने निकल के चले आए हैं इनको सिंपली एक लाइन में बैलेंस कर देना है। तो अगर हम इसके अलोंग लिखने की कोशिश करते हैं तो ये रिजल्ट क्या देगा मुझे, सिग्मा एन इंटू ई डी, सेम डायरेक्शन में जो भी रिजल्ट होंगे उनको हम जोड़ देंगे, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्ट होंगे उनको हम ऐड कर देंगे, मतलब सेम डायरेक्शंस वाले प्लस होंगे और ऑपोजिट डायरेक्शंस वाले निगेटिव होंगे। तो सिग्मा एन इंटू ई डी प्लस टाउ एक्स वाई इंटू ई सी कॉस थीटा, ई सी कॉस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई इंटू सी डी इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई इंटू ई सी
इंटू सिग्मा वाई, ईसी का कंपोनेंट बेटा यहाँ पे क्या निकल के आया था, साइन थीटा, इंटू साइन थीटा प्लस सिग्मा एक्स इंटू सी डी इंटू साइन थीटा, यहाँ पे सिग्मा एन था इंटू ई सी, और यहाँ पे टाउ एस इंटू ई सी ई डी। अब इसको हम क्या करें कि इस चीज को यहाँ पे रहने देते हैं और सबको एक जगह लेके जाते हैं और साथ ही साथ ईडी से डिवाइड भी कर देते हैं। तो सिग्मा एन विल बी इक्वल्स टू सिग्मा एक्स इंटू सी डी इंटू साइन थीटा अपॉन सी डी अपॉन ई डी प्लस सिग्मा वाई इंटू ई सी इंटू साइन थीटा अपॉन, यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के चली आएगी बेटा, ईसी अपॉन सी, ईसी अपॉन ई डी। अब ये वैल्यूज इधर आएंगी टाउ वाली तो माइनस आएंगी, तो ये क्या आ जाएगा, टाउ एक्स वाई इंटू ई सी अपॉन ई डी कॉस थीटा माइनस टाउ एक्स वाई सी डी अपॉन ई, सी डी अपॉन ई डी साइन थीटा। अब इस डायग्राम से अगर हम देखना चाहें तो सी डी अपॉन ई डी, सी डी अपॉन ई डी, अगर ये थीटा एंगल है तो सी डी अपॉन ई डी विल गिव, सी डी अपॉन ई डी विल गिव कॉस थीटा, सी डी अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, और सिग्मा ई, सॉरी ईसी अपॉन ई डी विल बी, ईसी अपॉन ई डी विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा। तो अब इस करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम रिप्लेस कर देते हैं, तो सिग्मा एक्स सी डी अपॉन ई डी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस सिग्मा वाई ईसी अपॉन ई डी, ईसी अपॉन ई डी इज साइन थीटा, साइन थीटा ईसी अपॉन ई डी इज साइन थीटा, तो सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, टाउ एक्स वाई इज ईसी अपॉन ई डी, ईसी अपॉन ई डी इज साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा, और हियर कॉस थीटा साइन थीटा, तो टाउ एक्स वाई साइन थीटा cos theta minus tau xy cd upon ed is cos theta and sin theta. Sigma x cd, sigma x cd sin theta and sigma x cd, यहाँ पे मैंने वैल्यू सिग्मा एक्स का कंपोनेंट यहाँ पे लिखा ही नहीं है मैंने, सिग्मा वाई का लिखा है, सिग्मा एक्स का कंपोनेंट यहाँ पे जब आएगा तो कॉस थीटा होगा और यहाँ पे आएगा तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, सिग्मा एक्स सी डी कॉस थीटा। तो हम लोगों ने टोटल कितने कंपोनेंट लिख दिए हैं, 1 2 3 4, टाउ एक्स वाई का सी डी कॉस थीटा था, तो यहाँ पे टाउ एक्स वाई का सी डी कॉस थीटा था, तो यहाँ पे साइन थीटा होगा। वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से चीजें रिमूव हो जा रही हैं। तो अब देख लेते हैं, सिग्मा एन ई डी टाउ एक्स वाई ई सी, टाउ एक्स वाई सी डी, सिग्मा वाई ई सी, सिग्मा एक्स सी डी, इट इज साइन नॉट साइन थीटा, इट इज कॉस थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी साइन थीटा नहीं है, कॉस थीटा है, और तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सी डी अपॉन ई डी कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर अपन को लिखना है तो साइन और कॉस के फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए। तो जब भी हम बात करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा है या साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको साइन 2 थीटा के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं। तो जब भी कॉस स्क्वायर थीटा को लिखना होगा हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो जब हम इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं तो देखते हैं,
सिग्मा एक्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस सिग्मा वाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि -2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको जब अपन ओपन करेंगे तो इट विल गिव द रिजल्ट एज हाफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, क्योंकि आ जाएगा सिग्मा एक्स कॉस थीटा 2 थीटा बाई 2 माइनस सिग्मा वाई कॉस 2 थीटा थीटा बाई 2, तो यहाँ पे बाहर रिजल्ट आ जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा, एंड इट विल बी टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये रिजल्ट किसका आ गया, सिग्मा एन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको अप्लाई करना बहुत ही समझदारी का काम है। जबरदस्ती हर बार यही फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। अब एक बार हम फिर से क्या करते हैं कि टाउ की डायरेक्शंस में सारे चीजों को रिजॉल्व कर देते हैं। तो टोटल कितने फोर्सेस टाउ की डायरेक्शंस में है, तो टाउ एस ई डी, टाउ सिग्मा वाई का कंपोनेंट इसके अलोंग, टाउ एक्स वाई का कंपोनेंट इसके अलोंग, सिग्मा एक्स का कंपोनेंट इसके अलोंग, और टाउ एक्स वाई का कंपोनेंट इसके अलोंग। ध्यान से लिखेंगे, जैसे पीछे गलती हुई थी अभी गलती नहीं होनी चाहिए। तो एक एक करके लिखते चलेंगे। तो रिजल्ट विल बी टाउ एस इंटू ई डी। दो कंपोनेंट थे साथ में, कौन कौन से वो कंपोनेंट थे, एक सिग्मा वाई का कंपोनेंट था, एक टाउ एक्स वाई का कंपोनेंट था। तो सिग्मा वाई का कंपोनेंट ईसी के साथ कॉस थीटा में है, और टाउ एक्स वाई का कंपोनेंट ईसी के साथ साइन थीटा में है। तो इसी तरह हम लिख लेते हैं सिग्मा वाई ई सी, सिग्मा वाई ई सी कॉस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई ई सी साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अब इसके ऑपोजिट कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो इसके ऑपोजिट कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, टाउ एक्स वाई सी डी कॉस थीटा और सिग्मा एक्स सी डी साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिग्मा एक्स सी डी साइन थीटा एंड प्लस टाउ एक्स वाई सी डी कॉस थीटा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, फिर से सारी चीजों को टाउ एस को छोड़ के इधर ले आए और ईडी से डिवाइड कर दो। तो टाउ एस को इधर रखते हैं, इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स सी डी साइन थीटा अपॉन ई डी माइनस सिग्मा वाई ई सी अपॉन सी डी, सॉरी ई डी इंटू साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई सी डी अपॉन ई डी कॉस थीटा माइनस टाउ एक्स वाई ई सी अपॉन ई डी कॉस थीटा। इतनी चीजों को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। फिर से हमको पता है कि सी डी अपॉन ई डी इज कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा एक्स सी डी अपॉन ई डी इज कॉस थीटा, दैट विल बी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस सिग्मा वाई ई सी अपॉन ई डी इज साइन थीटा, so this will be sin theta cos theta plus tau xy cd upon ed is again cos theta, so it will give cos square theta minus tau xy ec upon ed is sin theta। फिर से यहाँ पे कुछ गलत कर दिया हम लोगों ने, टाउ एक्स वाई ई सी अपॉन ई डी अपॉन ई डी, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ टाउ एक्स वाई सी डी कॉस थीटा, टाउ एक्स वाई सी डी कॉस थीटा, वेरी गुड, एंड टाउ एक्स वाई ई सी साइन थीटा, टाउ एक्स वाई ई सी साइन थीटा, टाउ एक्स वाई ई सी इट इज, यहाँ से इधर लिखते समय गड़बड़ी हो गई, साइन थीटा। तो टाउ एक्स वाई ई सी अपॉन ई डी साइन थीटा, तो इट विल गिव टाउ एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर से यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दें तो बेटा ये वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे
प्लस कॉस स्क्वायर टाउ एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बेटा रिजल्ट क्या निकल के चला आएगा? cos square theta minus sin square theta is again cos 2 theta, that will be plus tau xy cos 2 theta. So it is the shear stress on any plane. अब हमारे पास दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इसको अप्लाई कैसे करेंगे इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को हम एक जगह लिख लेते हैं, फिर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सिग्मा एन इज हाफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस हाफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई cos 2 theta minus tau xy sin 2 theta, and tau s is half sigma x minus sigma y sin 2 theta plus tau xy cos 2 theta। ये रिजल्ट हम दोनों के सामने है, लेकिन इस फॉर्मूले को डिराइव करते समय हम लोगों ने बड़ी अच्छी चीज को कंसीडर किया है। वो अच्छी चीज क्या थी कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का जो डायरेक्शन थे वो हम लोगों ने ले रखे थे पॉजिटिव टेंसाइल और टाउ एक्स वाई क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अगर केस वन इफ सिग्मा एक्स इज टेंसाइल एंड सिग्मा वाई इज कंप्रेसिव, टाउ एक्स वाई इज क्लॉकवाइज एंड थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम वाई एक्सिस, तो रिप्लेस क्या होगा? सिग्मा एन के फॉर्मूले में रिप्लेस सिग्मा वाई विथ माइनस सिग्मा वाई, टाउ एस के फॉर्मूले में रिप्लेस सिग्मा वाई विथ माइनस सिग्मा वाई। अप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा। सेकंड केस इज इफ सिग्मा एक्स इज ऑल्सो कंप्रेसिव, सिग्मा वाई इज ऑल्सो कंप्रेसिव, टाउ एक्स वाई is anti-clockwise direction, sorry clockwise direction, and theta is anti-clockwise from y। तो क्या करना है कि सिग्मा एन के फॉर्मूले में रिप्लेस सिग्मा एक्स विथ माइनस सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई विथ माइनस सिग्मा वाई, टाउ एस को रिप्लेस करिए किससे? टाउ एस के इक्वेशंस में फिर से सिग्मा एक्स को रिप्लेस करिए माइनस सिग्मा एक्स से और सिग्मा वाई को रिप्लेस करिए माइनस सिग्मा वाई से। तीसरी पॉसिबिलिटी बेटा क्या हो सकती है? तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टेंसाइल है और टाउ एक्स वाई इज गिवन एज क्लॉकवाइज एंड थीटा इज गिवन एज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम वाई एक्सिस। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, हम लोग एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप फॉर्मूला अप्लाई करते समय बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। सिग्मा एन में नो चेंज, सॉरी सिग्मा एन में टाउ एक्स वाई इज रिप्लेस्ड विथ माइनस टाउ एक्स वाई, एंड टाउ एस के इक्वेशन में टाउ एक्स वाई इज रिप्लेस्ड विथ माइनस टाउ एक्स वाई। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई थीटा नो चेंज। इसी तरह फोर्थ केस क्या अपना डेवलप हो सकता है कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज टेंसाइल, टाउ एक्स वाई इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंड थीटा इज क्लॉकवाइज फ्रॉम वाई एक्सिस। तो सिग्मा एन के फॉर्मूले में थीटा विल चेंज, क्लॉकवाइज गिवन है तो 90 माइनस आप कर दीजिए थीटा, तो रिजल्ट अपने को एंटी क्लॉकवाइज से मिल जाएगा, और टाउ एस में थीटा विल चेंज, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन अनचेंज, रेस्ट विल अनचेंज, रिमेन अनचेंज। तीसरा केस, लास्ट केस क्या हो सकता है कि जिसमें सब कुछ वेरी कर रहा हो बेटा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज कंप्रेसिव, tau is clockwise, theta is
क्लॉकवाइज फ्रॉम वाई एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। करेस्पॉन्डिंगली जैसे कि हमने बाकी के चार केसेस में चीजों को चेंज किया है, इसी तरह इस केस में भी चेंज कर लेंगे कि सिग्मा एक्स एंड सिग्मा इन सिग्मा एन इक्वेशन, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई विल बी रिप्लेस्ड विद माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई इज रिप्लेस्ड विद माइनस टाउ एक्स वाई, एंड थीटा विल बी ट्रीटेड एज 90 माइनस थीटा, तो थीटा भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह टाउ एक्स की इक्वेशन में भी चेंज कर लेंगे, और सारे न्यूमेरिकल बेटा इतनी स्मूथली आपके बनेंगे ना इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद कि आपको मजा आ जाएगा। तो ठीक है, आगे के लिए आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से कुछ नई चीज़ों के साथ आते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।